नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये फिफ्थ फंडामेंटल राइट है, मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है और जो एजुकेशन है उसके भी हमें राइट है, उसकी भी हमें फ्रीडम है। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडियन सोसाइटी द इमेज ऑफ डाइवर्सिटी केम, मतलब हमारे जो इंडिया है कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा धर्म और कितने ज़्यादा कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इतने ज़्यादा कल्चर और इतने ज़्यादा जो रिलीजन है ये लोग यहाँ पर रहते हैं, इन्हीं के लिए क्या बनाया गया है, ये राइट बनाई गई है कि किसी को भी लड़ाई जो ना हो, किसी के बीच भी कोई इश्यूज़ ना क्रिएट हो, इसलिए सबको राइट दिया गया है अपने अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए। We are a society that has a vast diversity. In such a society that is full of diversity, there would be social sections where are small in numbers compared to some other. मतलब ऐसी सोसाइटी है हमारी कंट्री जहाँ बहुत छोटे जो रिलीजन है, वो बहुत छोटे जो कल्चर है, बहुत कम लोग हैं उनमें इस तरह के कल्चर भी है और बहुत ज़्यादा लोगों वाले कल्चर भी है। तो जो वे कम लोग हैं जिस कल्चर में, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, उनको लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या फिर अपना रिलीजन बदलने के लिए भी इंसिस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए ही ये जो प्रोविज़न है निकाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो छोटे जो कल्चर है या कम लोगों वाले कल्चर है उनको भी इक्वालिटी मिलेगी। Our constitution believe that diversity is our stand, therefore one of the fundamental rights of minority, मतलब ये माइनॉरिटी का राइट माना जाता है जो कल्चर है, मतलब माइनॉरिटी को भी अपना कल्चर फॉलो करने का पूरा राइट है। नेक्स्ट इज जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के जो ग्रुप्स हैं उन्हीं के लिए राइट बनाया गया है जिससे कोई उनका एक्सप्लॉइटेशन ना करे, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्पिरिट, उनके जो बिलीफ हैं उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, उनके लिए ये राइट बनाया गया है। ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड सेट अप देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब अगर कोई कल्चर ऐसा है, अगर कोई रिलीजन ऐसा है जो अपना खुद का एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन चलाना चाहता है, अपनी खुद की जो धार्मिक जो रिलीजन एजुकेशन है वो किसी को देना चाहता है, तो उसकी भी पूरी फ्रीडम है यहाँ पर। यहाँ है फिफ्थ फंडामेंटल राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30 दो आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल 29 जो भी हमारे जो माइनॉरिटीज़ है उनके प्रोटेक्ट करने का अपनी चीज़ों को पूरा राइट है, लैंग्वेज, कल्चर और अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज़ है उनको खोलने का भी पूरा राइट है। दिस इज सिक्स्थ एंड लास्ट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी तरह से किसी के राइट अबोलिश करने की कोशिश की जा रही हो, जितने भी हमने 5 फंडामेंटल राइट पढ़े इनमें से कोई भी राइट अगर अबोलिश होता है, किसी का भी कोई भी राइट अगर किसी को नहीं मिलता है तो क्या होगी, उसको पूरा राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 के अंदर वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि मेरे 5 फंडामेंटल राइट अबोलिश हुए। ये खुद 6th फंडामेंटल राइट में बताया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं उन्होंने इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स आर्टिकल 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें दी हैं अगर वो हम दे देते हैं और उनको प्रूव करने का कहीं कुछ रिसोर्स, कुछ माध्यम हम नहीं देते हैं तो वो सब वेस्ट है। इसलिए अगर उनमें से कुछ भी चीज़ किसी की डिस्ट्रॉय होती है तो क्या कर सकते हैं हम, आर्टिकल 32 में दिया गया है कि हम, चाहे वो इंसान कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो इंसान कितना भी रिच हो, हम क्या कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करवाने के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हार्ट एंड सोल इसलिए कहा गया है क्योंकि यही फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 ही ये इंश्योर करता है कि अगर आपके किसी भी तरह के राइट को अबॉलिश किया गया है तो आर्टिकल 32 के तहत ही उसको क्या करा जाएगा, पूरे देश में दोबारा से लागू किया जाएगा। कुछ रीट्स हैं इसके अंदर। रीट्स का ये रीट्स आर्टिकल 32 के अंदर ही है जो 6th फंडामेंटल राइट है। और रीट्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट अबॉलिश होते हैं तो रीट के थ्रू हम उन्हें दोबारा से लागू करवा सकते हैं।
हैबियस कॉर्पस पहली रीट है, इनके नाम है हैबियस कॉर्पस। इसमें अगर किसी इंसान ने कुछ गलत क्राइम नहीं किया है उसके बाद भी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बहुत बिल्कुल राइट है। मैंडेमस सेकंड है। इसमें अगर कोई भी जो ऑफिसर है, कोई भी जो एम्प्लॉय है, अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसको अपना काम अच्छे से करने के लिए एक तरह से ऑर्डर किया जाता है। प्रोहिबिशन है, अगर किसी को भी कोई काम करने से रोकना है, कोई भी हाई कोर्ट है या फिर कोई भी ऑफिसर है वो गलत काम कर रहा है और उसको गलत काम करने से रोकना है तो प्रोहिबिशन जो राइट है वो लगाई जाती है। क्यो वारंटो का मतलब है कि अगर किसी से भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर किसी से भी हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो कोई मना नहीं कर सकता। अगर कोर्ट को किसी से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो को वारंटो का यूज़ करके कोर्ट जो है वो किसी से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकती है। जो है मतलब क्यो वारंटो में क्या है कि होल्डिंग ऑफिस बट नॉट इंटाइटल्ड, मतलब अगर किसी पे शक है, क्यो वारंटो में क्या है, क्या बताया गया है रीट में कि अगर किसी पे शक है किसी भी ऑफिसर पे उसके ऑफिस के बारे में तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी ऑफिस की जानकारी ले सकती है कि वे उनके एबल है कि नहीं, सिर्फ उनकी पोस्ट की। सरसुरारी में क्या बताया गया है कि सरसुरारी में और इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है कि जो उनका काम है, जो उन्होंने काम किया उनके थ्रू भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोर्ट को चाहिए तो वो उनको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ये सरसुरारी में बताया गया है। क्यों वारंटो में सिर्फ ऑफिसर की पोस्ट के बारे में बताया गया है कि पोस्ट का अपना क्या प्रूफ देना पड़ेगा। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, मतलब डीपीएसपी जैसे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, डीपीएसपीज पार्ट 4 में दिए गए हैं। डीपीएसपीज क्या है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो सरकार को, जो गवर्नमेंट को ये बताती है कि उनको एक देश को, एक कंट्री को कैसे चलाना है। गाइडलाइंस है, लीगली इन्फोर्सेबल है ये, मतलब जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी, जब भी कोई नई सरकार चलेगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ ऐसे 14-15 कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे गए हैं कि उन पॉइंट्स के हिसाब से ही देश को चलाना पड़ेगा। जैसे कि पुअर लोगों को अपलिफ्ट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर देना, इक्वल पे देना मैन और वुमेन को, मेंस्ट्रुएशन लीव देना, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी गई हैं। और जब भी कोई सरकार बने या फिर जब भी कोई सरकार लॉ बनाए तो इस तरह की ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनको ध्यान में रख के सरकार को लॉ बनाना पड़ेगा और धीरे धीरे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देश में क्या करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट है उनको, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पर ये नॉन जस्टिसेबल है। मतलब अगर फंडामेंटल राइट अबॉलिश होते हैं तो वो तो हम जुडिशरी में जाके कह सकते हैं, पर ये जो डीपीएसपीज है, अगर कोई डीपीएसपी का काम सरकार नहीं कर रही है तो हम जुडिशरी में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते कि जुडिशरी उनको, उनसे ये काम करवाए। डीपीएसपी सरकार अपनी स्थिति, अपनी कंडीशन के हिसाब से करती है जब उन्हें ठीक लगता है। डीपीएसपीज अगर कोई सरकार फॉलो नहीं करती है तो हम जुडिशरी में केस नहीं कर सकते। लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट डीपीएसपीज के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लिखी गई है जो सिटीजन्स की है। जो अमेंडमेंट किए जाते हैं, मतलब जो ऐड या फिर डिलीट किया जाता है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको अमेंडमेंट कहते हैं। मतलब अगर हमें कोई चीज़ लग रही है कि इसको ऐड करना चाहिए और अगर हम वो चीज़ ऐड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। जो 42 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ 1976 में हुआ था, उसमें क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें बताया गया कि कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो सिटीज़न को फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसमें जो 10 ड्यूटीज़ है वो लिखी गई हैं, 10 ड्यूटी है, और जो 11 ड्यूटी है वो 2002 में ऐड कर ली गई, 11th ड्यूटी भी ऐड कर ली गई। टोटल सिटीजन्स की 11 फंडामेंटल ड्यूटी है जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें अपने जो नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यूनिटी बना के रखनी चाहिए, ब्रदरहुड से बिहेव करना चाहिए, बच्चों को 14 ईयर्स तक पढ़ाना कंपलसरी है, इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी गई है जो सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं।
So this is for this chapter. I hope you understand this chapter, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल जो सिटीजन्स की ड्यूटीज़ है उसके बारे में मैंने बताया। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई टॉपिक है ऑन विच यू नीड वीडियोस, यू ऑल्सो कमेंट मी, आई विल मेक वीडियो ऑन इट definitely. And please subscribe the channel also for upcoming study videos. All will be helpful for you. Thank you.